हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के अध्याय 5 जो कि है समांतर श्रेणी का परिचय वाला भाग करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, इस पर आधारित कौन कौन से सूत्र इस अध्याय में शामिल किए गए हैं जो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को हल करने में हमें सहायक होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम समांतर श्रेणी की परिभाषा से। समांतर श्रेणी की परिभाषा सीखने से पहले हमें यहाँ कुछ उदाहरण लेके चल रहे हैं। जैसे यहाँ हमने संख्याओं की कुछ सूचियाँ बना के रखी हुई हैं। जैसे पहली सूची अगर हम देखें तो इसमें लिखा है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की यहाँ हमें सूची बना के दी गई है। अगर देखा जाए तो इन प्राकृतिक संख्याओं में एक विशेष संबंध यहाँ दिखाई देता है। जैसे एक के बाद जो 2 आ रहा है वो 1 से कितना बड़ा है, 1। वैसे ही 2 के बाद जो 3 आ रहा है वो 2 से कितना बड़ा है, 1। 3 के बाद जो हमारा 4 आ रहा है वो 3 से कितना बड़ा है, 1। यानी कि हर अगली संख्या उससे पहले वाली संख्या में 1 प्लस करने पर आती है। ऐसे ही अगर हमें आगे की संख्या पता लगानी हो तो हम क्या करेंगे, 4 में 1 प्लस कर देंगे, 5। तो इसका मतलब हर अगली संख्या उससे पहले वाली संख्या में एक निश्चित 1 जोड़ने पर आता है। अगर दूसरी सूची हम देखें, दूसरी सूची हमारी दी गई है 100, 70, 40, 10। तो अगर हम अगली संख्या देखें तो वो उससे पहले वाली संख्या से 30 कम है। जैसे 70 यहाँ उससे पहले आने वाले 100 से कितना कम है, 30। 40 उससे पहले आने वाली संख्या 70 से 30 कम है। वैसे ही 10 40 से कितना कम है, 30। तो इसका मतलब जो अगली संख्या है वो उससे पहले वाली संख्या में से 30 घटाकर, या ऐसा भी कह सकते हैं कि -30 जोड़कर प्राप्त होती है। वैसे ही अगर तीसरी हम देखें यहाँ सूची, तो तीसरी सूची है हमारी -3, -2, -1, 0। हर अगली संख्या उससे पहले वाली संख्या से 1 बड़ी है। यानी कि -3 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो -2 आता है, -2 में अगर 1 जोड़ें तो -1, और -1 में अगर 1 जोड़ें तो 0। अगर इससे अगला पद हमें प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे, 0 में 1 जोड़ देंगे। यानी कि ये श्रेणी भी एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हुई है। वैसे ही अगली सूची अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है 3 3 3 3। सारे पद इस सूची में आने वाले समान हैं। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक अगला पद उससे पहले वाले पद में 0 प्लस करने पर आता है। तो यहाँ पर भी प्लस वाली कंडीशन आ रही है। वैसे ही अगला -1, 0, -1, 5, -2, 0, -2, 5। अगर इसमें देखा जाए तो अगर बाद वाली संख्या में से हम उससे पहले वाली संख्या को कंपेयर करें तो -1 की तुलना में जो -1.5 है वो -0.5 जोड़ने पर आता है। यानी कि प्रत्येक अगली संख्या उससे पहले वाली संख्या में -0.5 जोड़ने पर आ रहा है। यानी कि प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक सूची ऐसी बन रही है जिसमें उससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तब समांतर श्रेणी की हमारी परिभाषा बनती है कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद उसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे यहाँ हमने उदाहरण में देखा कि ये जितनी भी सूचियाँ हैं उनमें प्रत्येक अगला पद उससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो ये तो हुई हमारी समांतर श्रेणी की डेफिनेशन। साथ ही साथ समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी की यह निश्चित संख्या जिसे जोड़कर प्रत्येक अगला पद ज्ञात किया जा रहा है, इसे कहा जाता है समांतर श्रेणी का सारवांतर। अर्थात ये जो हमारा -1, -30, +1, 0 और 0.5 माइनस,
ये जो हमारे हैं वे हमारे दी गई सूचियों के सार्वांतर हैं। तो यहाँ लिख दिया जाएगा कि यह निश्चित संख्या AP का सार्वांतर कहलाती है और सार्वांतर को शॉर्ट में हम D लिखते हैं और समांतर श्रेणी में आने वाली प्रत्येक संख्या को पद कहा जाता है। तो अगर कोई समांतर श्रेणी यानी कि AP हमारी इस प्रकार से दर्शाई गई है कि A1, A2, A3, A4 ... ये कोई हमारी AP है जिसका प्रथम पद कह दिया गया A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। तो अगर इस दी गई समांतर श्रेणी का हमें सार्वांतर ज्ञात करना है तो सार्वांतर का सूत्र हो जाएगा D बराबर A2 माइनस A1। सदैव बाद वाले पद में से हम उसके पहले वाले पद को घटा के सार्वांतर ज्ञात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले हमेशा दूसरे में से पहले को घटाकर ही सार्वांतर ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा वाला पद भी तो दूसरे से पहले आ रहा है। तो सार्वांतर हम इन दोनों को घटाकर भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को ही घटाया जाएगा। यानी कि जो A2 माइनस A1 का मान होगा वही A3 माइनस A2 का मान होगा। वैसे ही अगर हम चाहें तो सार्वांतर A4 माइनस A3 कर भी ज्ञात कर सकते हैं, जबकि इनके मान A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 हमेशा बराबर आएंगे। दूसरा यहाँ पर हमारा नोट क्या रहेगा कि जो सार्वांतर है यानी कि D, उसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि अगर कोई सूची हमें दी गई है संख्याओं की, जैसे यहाँ दिया गया है 3, 7, 10, 13 ... इस प्रकार से संख्याओं की एक सूची बना के दी गई है और हमें अगर यह चेक करना है कि ये दी गई सूची समांतर श्रेणी बना रही है अथवा नहीं बना रही है, तो इसके लिए करेंगे क्या हम? इसके लिए हम इसके क्रमागत प्रथम पदों का सहायता से इसके सार्वांतर ज्ञात करेंगे। अगर सारे सार्वांतर बराबर आ रहे हैं तब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी अथवा नहीं। जैसे अगर हम इसके 7 में से 3 घटाएं तो यहाँ हमारा आता है 4। वहीं अगर हम 10 में से 7 घटाते हैं, क्योंकि 10 से पहले हमारा आ रहा है 7, तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो इस प्रकार प्रत्येक सार्वांतर हमारा बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कह देंगे कि अतः दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। यहीं अगर हम एक और उदाहरण ले लें, जैसे 5, 8, 11, 14 ... क्या यह दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है? तब समांतर श्रेणी की परिभाषा के अनुसार प्रत्येक अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाने पर एक निश्चित संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ करके देखते हैं। अगर हम 8 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है? 3। अगर हम 11 में से 8 घटाते हैं तो भी हमारा 3, और अगर हम 14 में से 11 घटाएं तब भी हमारा कितना आता है? 3। अर्थात प्रत्येक अगले पद में से उसका पहले वाला पद घटाने पर एक निश्चित संख्या आ रही है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। और जबकि ये जो 3 आया वो हमारा सार्वांतर कहलाएगा। तो इस प्रकार हम किसी दी गई श्रेणी को समांतर श्रेणी है अथवा नहीं चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है समांतर श्रेणी के प्रकार। तो जो समांतर श्रेणी होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। पहला परिमित समांतर श्रेणी और दूसरी है हमारी अपरिमित समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले परिमित समांतर श्रेणी क्या होती है? जैसे नाम से ही पता चलता है, परिमित का मतलब सीमित, यानी कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें सीमित पद हों उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रथम 7 पदों से मिलकर बनी है हमारी श्रेणी, जिसमें अगर हम देखें तो इसके 7 पदों को गिन सकते हैं। तो ये जो हमारी श्रेणी है परिमित समांतर श्रेणी। जैसे इस प्रकार से भी हो सकता है हमारा 2, 4, 6, 8, 10 ... यहाँ लिख दिया गया 20 पदों तक। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? परिमित समांतर श्रेणी, क्योंकि हमारी श्रेणी ज़्यादा से ज़्यादा कितने पदों तक जा रही है? 20 पदों तक, अतः ये भी हमारी परिमित समांतर श्रेणी का ही उदाहरण है।
जबकि अपरिमित समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? जिसमें आने वाले पदों की संख्या सीमित ना हो, अर्थात उन्हें गिन ना सके हम। जैसे ये लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी। तो ये जो हमारी श्रेणी बन रही है इसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे, क्योंकि इसमें अनंत पद आ रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी जो समांतर श्रेणी है वो दो प्रकार की होती है, एक परिमित और दूसरी अपरिमित। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि समांतर श्रेणी बनाई कैसे जाती है। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए मोस्टली हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, श्रेणी का प्रथम पद और दूसरा श्रेणी का सार्वधातुक। अगर ये दोनों हमें दिए गए हैं तो हम पूरी समांतर श्रेणी बना सकते हैं। यहाँ हमने मान लिया यदि हमारी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वधातुक क्या है डी, तो इन दोनों की सहायता से हमारी समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद होगा वो हो जाएगा, लिखा गया दूसरा पद। भाई दूसरा पद कैसे ज्ञात किया जाएगा? एपी का जो अगला पद होता है वो उससे पहले वाले पद में सार्वधातुक जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। तो दूसरा पद हमारा हो जाएगा ए प्लस डी। इसी प्रकार अगर हमें हमारी एपी का तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरा पद कैसे निकलेगा? तीसरा पद ज्ञात करने के लिए उसके दूसरे पद में उसका हम सार्वधातुक जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ए प्लस 2d। ऐसे ही अगर हमें चतुर्थ पद ज्ञात करना है तो चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए हम उसके तीसरे पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे जो कि हो जाएगा ए प्लस 3d। इस प्रकार अगर हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक दिया गया है तो हम पूरी समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तब हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी ए पी बराबर, प्रथम पद माना था ए, दूसरा पद निकला है ए प्लस डी, तीसरा पद हमारा ए प्लस 2d, चतुर्थ पद ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही हम इसके बकाया पद बना सकते हैं। तो एपी का यह रूप जिसमें उसका प्रत्येक पद उसके प्रथम पद और सार्वधातुक पर निर्भर कर रहा है उसे हम कहते हैं एपी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है एपी का nवां पद ज्ञात करना। nवां पद यानी कि जैसे यहाँ हमें दिख रहा है कि एपी का अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो प्रथम पद में हमने डी जोड़ दिया, तीसरा निकालना है तो दूसरे में हमने डी जोड़ दिया। लेकिन अगर हमें बीच का कोई पद चाहिए, जैसे कि कोई अपरिमित श्रेणी है या फिर परिमित ही श्रेणी है हमारी, उसके बीच का अगर हमें कोई पद चाहिए, जैसे कि 15वां पद चाहिए, 16वां पद चाहिए, तो इसके लिए तो हम प्रथम पद में बार बार डी जोड़कर तो ज्ञात कर नहीं सकते। तब इसके लिए हम एपी के nवें पद को ज्ञात करने का एक सामान्य सूत्र बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम ऊपर देखें, अगर हमें प्रथम पद दिया गया था और दूसरा पद निकालना है तो हमने क्या किया? प्रथम पद में डी जोड़ दिया। दूसरा पद दिया गया था, तीसरा निकालना है तो ए प्लस 2d कर दिया, यानी कि तीसरे पद के लिए हमने उससे एक कम बार डी जोड़ दिया। चतुर्थ पद ज्ञात करने के लिए उससे एक कम बार डी हमने ए में जोड़ दिया। वैसे ही अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है तो nवें पद को सबसे पहले तो हम प्रदर्शित करेंगे ए एन से। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? प्रथम पद में एक कम बार, यानी कि अगर nवां पद हम निकालना है तो n से एक कम क्या हुआ? n-1, एक कम बार n का d गुणा करके हम a में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार एपी के nवें पद का सूत्र हो गया ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ ए एपी का प्रथम पद, n वह पद है जिसका मान हमें निकालना है पद का स्थान, और डी हमारे एपी का सार्वधातुक है। तो इस सूत्र की सहायता से हम दी गई एपी के बीच का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एपी के व्यापक पद का सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है किसी परिमित समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करना।
तो अगर हम ऐसा मान लें कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, उसका सार्वधातर d और उसमें n पद हैं। कितने पद हैं? n। तब उसका अंतिम पद का सूत्र वही हो जाएगा जो हमने व्यापक पद का सूत्र सीखा है। L बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारे अंतिम पद का सूत्र। बस a n के स्थान पर हमने L लिख दिया, और जहां n हमें उस श्रेणी में उपस्थित कुल पदों की संख्या या n को हम अंतिम पद कहेंगे। अंतिम पद के बाद समांतर श्रेणी का हमारा आता है AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। जैसे हमने यहाँ मान लिया कि कोई AP जिसका प्रथम पद A, सार्वधातर हमारा D और उसके n पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले n पदों के योग को हम प्रदर्शित करेंगे S n से। S यानी सम, n यानी कि n पदों का। इसका सूत्र होता है n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र की सहायता से हम दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर श्रेणी में केवल n पद ही हों, अगर हम ऐसा मान के चलें कि अगर श्रेणी में n पद हैं, इसका मतलब जो श्रेणी है वो हमारी परिमित श्रेणी है। तो जो ऊपर हमारा सूत्र दिया गया है Sn का, उसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि n/2 इंटू 2a को हमने लिख दिया a प्लस a n-1 इंटू डी, यानी कि 2a को हमने a प्लस a लिख दिया। अब यहाँ अगर देखा जाए तो a प्लस n-1 इंटू डी ये हो जाएगा हमारा उस श्रेणी के अंतिम पद का सूत्र। L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 इंटू डी को हटा के उसके स्थान पर हमने लिख दिया L। तब n पदों के योगफल का सूत्र बन गया, जबकि श्रेणी में केवल n पद हों। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ l श्रेणी का अंतिम पद, a प्रथम पद और n पदों की संख्या है। इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम दी गई श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया लास्ट हमारा, कि यदि 3 पद कोई हैं A, B, C, AP में हैं यानी कि समांतर श्रेणी में हैं, तब A बराबर B। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या कि भाई अगर ये तीनों AP में हैं, तब इसका मतलब B में से A को घटाने पर जो आएगा उतना ही हमारा C में से B को घटाने पर आएगा, अर्थात B माइनस A बराबर हो जाएगा हमारा C माइनस B। तो यहाँ जो हमारा सूत्र बन गया, इसमें A का पक्षांतर हमने यहाँ किया B का इस ओर, V माइनस का B इस ओर आएगा, प्लस का V बराबर C माइनस का A इस ओर गया, प्लस का A। यहाँ V और B जुड़ गए, ये हमारा आ गया 2V बराबर C प्लस A। 2 चला गया हमारा भाग में, तो B बराबर हो गया, और C प्लस A को हमने A प्लस C लिख दिया, A प्लस C/2। तो ये हमारा सूत्र उपयोग किया जाएगा जब 3 पद हमारे समांतर श्रेणी में हो, तो लिखा जाएगा कि V बराबर A प्लस C/2। इन सूत्रों की सहायता से हम इस अभ्यास में आने वाले सभी प्रश्नों को हल करेंगे।